गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक है 2.1 दैट इज द विल ऑफ द पीपल। एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं आपको। हम जानते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही थी तो उसके अंदर जो वोटिंग हुई थी उसमें लगभग 300 डेलीगेट्स सेलेक्ट हुए थे। इश्यूज यहां से आना शुरू हुए थे दोस्तों। 300 डेलीगेट्स जो थे उसमें से मात्र 6 मेंबर्स मेन थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट थे, और उनको असिस्ट करने वाले 2-3 लोग और थे। बट प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो 300 का अगर हम फिगर देखें, बाकी के 290 लोग जो थे दोस्तों, उन लोगों को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की पूरी आज़ादी दी गई थी। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश, आई कॉल इट लाइक दैट। हुआ ये था, एवरीबडी वॉज वोलेटाइल अबाउट देयर ओन थॉट्स, प्रोवोकेशंस, एंगरनेस, एंड साथ ही साथ लोगों की किसी चीज़ से एग्री नहीं होने की जो एक ताकीद होती है वो यहाँ पर दिख रही थी। एक कम्युनिस्ट मेंबर थे दोस्तों। कम्युनिस्ट क्या होते हैं? कम्युनिस्ट एक कंसेप्ट, एक सोच है। दे पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द वर्किंग क्लास। दे आर नॉट सो कीन, वो लोग उतने इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ, कैपिटलिस्ट लोगों की तरफ उतना कीन नहीं रहते हैं। वो लोग कीन रहते हैं वर्कर्स इन ऑल थिंग्स के ऊपर। अब एक कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिरी साहब थे दोस्तों। इन्होंने तो ये दूरदर्शिता दिखा दी थी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट इज एम्फसाइज्ड बाय ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ब्रिटिश सरकार जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करवा रही है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हस्तक्षेप कर रही है। See, I'm not condemning anybody in this video of mine. That's a disclaimer. I'm just letting you people know कि अलग अलग लोगों की क्या सोच थी। सोमनाथ लाहिरी साहब की ये सोच थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है। इन्होंने मेंबर्स को और भारत की जनता को स्पेसिफिकली एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर होने का एक मैसेज दिया था। ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल, इंपीरियल रूल था, इससे थोड़ा दूर होने का मैसेज दिया था इन्होंने। 1946-47 की ठंड की बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स तब इंडिया में ही थे दोस्तों। ये मैं बात कर रहा हूँ 1946-47 दिसंबर, मतलब आज़ादी हमें मिली 15 अगस्त को दोस्तों। अब यहाँ पे आप समझो कि ब्रिटिशर्स को जाने में अभी 6 से 8 महीने थे, और जनवरी की बात भी अगर कर ले तो भी कुछ टाइम था, लगभग आधा साल, 6 महीने थे। उस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया में ही थे, और जवाहरलाल नेहरू का एक इंटर्म एडमिनिस्ट्रेशन बन चुका था। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इट कुड ऑपरेट ओनली अंडर द वाइसरॉय एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। सोमनाथ लाहिरी साहब ने किस बात को पकड़ के निकाला है कि भैया आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है या बनने के प्रोसेस में है, लेकिन ये क्या रूल है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑपरेट अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लंदन से करेगी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, जिसके अंदर अधिकतर तो ब्रिटिश मेंबर्स थे ना उस वक्त। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो गवर्नमेंट बनी थी वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी थी। तो ये जो इशू आ रहे थे ये थोड़े से स्केप्टिक इशू थे। सोमनाथ लाहिरी ने यही कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका काम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ के ये तक कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ब्रिटिशर्स द्वारा ही बनाई गई है।
और वो एक्चुअली ब्रिटिश के ही प्लान्स इनैक्ट कर रही है। ब्रिटिशर्स जिस तरीके से चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस तरीके से चल रही है। अब ये पहला इंस्टिगेशन है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये हमको यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर्स दिख रहे हैं, जैसे बलदेव सिंह जी है, देन देयर इज जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, देन लियाकत अली। सी राजगोपालाचारी साहब यहाँ पर आते हैं, आई जस्ट शो इट यू अगेन। दिस इज सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान साहब, वल्लभ भाई पटेल, एंड आई चंद्रगर, आसिफ अली साहब, एंड CH बाबा, होमी बाबा। दिस इज बाबा एटॉमिक सेंटर, जिनके नाम से है दोस्तों। बड़ा अच्छा लगता है, हमारी हिस्ट्री की बुक्स में इतने सारे पिक्चर्स हैं, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए भी हैं, देखे भी हैं। यू पीपल डोंट वॉच द इमेजेस, ट्रस्ट मी, बट इफ यू फील, इफ यू आर पैशनेट विथ हिस्ट्री, some of my students have gone into numismatics, archaeology, ASI, that is Archaeological Survey of India and all, उसके अंदर गए हैं, so they have been keen into these type of things. If you are an art student and interested in history, please do so, make it a habit. बैक रो में अगर आपको देखेंगे तो आपको बाबू जगजीवन राम साहब दिखेंगे, फिर गंजफार अली खान साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब यहाँ पर हैं, एंड अब्दुल निश्तार साहब यहाँ देखेंगे आपको। तो ये एक हमारी जो उस वक्त की इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी इंडिया की, वो ये बनी थी। अब इस इंटर्म गवर्नमेंट को फॉर्म किसने करा था, ये कह रहे थे हमारे यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ पर एकदम से सोमनाथ लाहिरी साहब ने कह दिया था कि भैया ये जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करी गई है ब्रिटिशर्स द्वारा, एंड एज द ब्रिटिशर्स वांट दे विल बी वर्किंग। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसको अगर आप देखेंगे तो सोमनाथ लाहिरी साहब का एक स्पीच था, जस्ट सीक द एट्रोसिटी एंड द sharpness of the words, friends. That is very good, sir. Bold words, noble words. What he said, well sir, I must congratulate Pandit Nehru for the fine expression he gave to the spirit of the Indian people. इसके पहले सोर्स 1 में जो पंडित नेहरू ने जो इंडियंस के प्रति एक स्पीच दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या फ्रेम कर रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही है, उस सोर्स 1 को चेक करना, जानने के लिए प्रीवियस वीडियोस देखना। यहाँ पे कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू को मैं बधाई देना चाहूँगा, किस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों को ग्रीट करा है और किस तरीके से उन्होंने इंडियन लोगों की जो आत्मा को जागृत करा है। व्हेन ही सेड दैट नो इम्पोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश विल बी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन, जब उन्होंने ये कहा था कि हम ब्रिटिशर्स की बताई हुई बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। Imposition would be resented and objected to, he said, and he added that if need be, we will walk the valley of struggle. That is very good, sir. Bold words, noble words. अब ये कह रहे हैं कि imposition मतलब उनकी मदद हम बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। अगर मदद का इतना, अगर मदद बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी पड़ गई है तो भी हम खुद अपने आप की मदद करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ पाथ दैट वी विल वॉक ऑल अलोन, विल स्ट्रगल ऑल अलोन। वाह नेहरू जी, बड़े अच्छे शब्द का है, तालियां। सी द पन दैट ही वॉज एक्चुअली प्रोवाइडिंग, बट द पॉइंट इज टू सी व्हेन एंड हाउ आर यू गोइंग टू अप्लाई द चैलेंज। हम देखते हैं, पॉइंट मुद्दा ये है कि आप इस चैलेंज को कब पूरे तरीके से अप्लाई करेंगे। Well sir, the point is that the imposition is here right now. साहब, ब्रिटिशर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो आ चुकी है, वो चल रही है। Not only has the British plan made any future constitution dependent on a treaty satisfactory to the Britishers, but it suggests that for every little difference you will have to run to the federal court or dance attendance there in England, or to call on British Prime Minister Clement Attlee और समवन एल्स। उन्होंने एक मुद्दा रखा कि ये जो ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए पॉइंट्स रखे ना, इसमें हमें कुछ पावर नहीं मिल रही है, इसमें पूरी पावर्स जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में और ब्रिटिश असेंबली के हाथ में है। अब ब्रिटिश असेंबली क्या कर रही है, ब्रिटिश असेंबली यहाँ पर एक तरीके से एक प्लान बना के दे रही है कि आप कुछ भी बनाओ करो चलेगा, लेकिन आपको किसी चीज़ की आपत्ति है तो आपको सीधे भागना पड़ेगा इंग्लैंड।
प्राइम मिनिस्टर एटली से बात करने या कोई और कंसर्न पर्सन? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है साहब. He was bringing up a point, a valid point. Now, he's saying not only it is a fact that this Constituent Assembly, whatever plans we may be hatching, we are under the shadow of British guns, British army, their economic and financial stranglehold, which means that the final power is still in the hands of British, and the question of power has not yet been finally decided, which means the future is not yet completely in our hands. जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी दोस्तों. 1946-47 की बात है, आज़ादी नहीं मिली थी. इन्होंने इसी चीज़ को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज स्टिल प्रेजेंट इन इंडिया, इसी चीज़ को इन्होंने सब्जुगेट करा और कहा कि अभी तक हमें वो आज़ादी नहीं मिली, अभी भी हम ब्रिटिश पावर के अंडर में ही हैं, हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं, हमारे हाथ खुले नहीं हैं. सो हाउ कैन यू से कि ये चीज़ हो रही है? अगेन ही सेज, Sir, I'm sorry, not only that, but the statement made by Italy and others recently have made it clear that if need be, they will even threaten you with division entirely. उस वक्त कुछ ऐसे वाक़ये थे दोस्तों, ऐसे कुछ रिप्लाइज चल रहे थे कि बंटवारे का जो डर था वो इनएविटेबल हो चुका था. We were about to get separated and we were really scared about that separation. That was the main condition that we did not wanted to encounter. हम लोग नहीं इनकाउंटर करना चाहते थे. इंडिया ने कभी नहीं चाहा था कि इंडिया का बंटवारा हो. एटलीस्ट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से दैट. एक सिनेरियो कभी इस तरीके का नहीं बना था कि हम लोग पार्टीशन देखें, क्योंकि वी न्यू वेरी वेल दैट नाइदर ऑफ द कंट्रीज वुड बी एबल टू कोप अप विद सो ह्यूमंगस एंड टाइटैनिक transfer of humans. So something was fishy over here. हमें इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा था, हमें बताया जा रहा था कि ये सारी चीजें चल रही है. एंड देन हमें ये धमकी मिल चुकी है कि अगर हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस खड़ी करी तो प्रॉबेबली हमें बंटवारा सहना पड़ेगा. एज सरदार वल्लभ भाई पटेल put it some days ago, we have freedom only to fight among ourselves. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोल दिया था, हमें आज़ादी जो दी गई है ना वो आपस में लड़ने के लिए दी है. एक्चुअली that is the only freedom we have got. Therefore, our humble suggestion is that it is not a question of getting something by working out this plan, but to declare independence here and now and call upon the interim government, call upon the people of India to stop fratricidal warfare and look out against its enemy, which still has the whip hand, the British imperialism, and go together to fight, and it then resolve our claims afterwards when we will be free. अभी वक्त हो चला है कि अब हमको चीज़ें हमारे हाथ में लेना है. हमको अब कोई और इंसान एक कठपुतली बना के चला है वो नहीं रहना है. Our main work, our main ideology now remains in becoming a part of a single community. हमारे देश के लोगों को अब ये फ्रैक्शंस में अलग अलग ग्रुप में बट के लड़ाई करना बंद करना पड़ेगा. ये ब्रिटिशर्स अब यहीं पर हैं, हमको अभी से स्वराज पूरा फ्रीडम अचीव करना होगा और उस हिसाब से वर्क करना रहेगा. सो आप देख सकते हैं ये सोमनाथ लहरी का जो ये स्टेटमेंट था, दिस वॉज क्वाइट रूड एंड ब्रूट. सच बात है, सच कभी कभी कड़वा होता है दोस्तों, सही बात है, हर किसी को हजम नहीं होता है. दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर. लेकिन नेहरू हियर, since he was the one who had to lead, he admitted that most nationalist leader had wanted a different kind of constituent assembly. नेहरू ने कबूला कि कुछ नेशनलिस्ट लीडर इस टाइप की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खुश नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर चल रही है. It was also true in a sense that British government had a hand in its birth and it had attached certain conditions within which the assembly had to function. और ये बात सही भी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोस्तों.
Nehru had admitted that. He had very well admitted this fact कि there was certain involvement of Britishers. तो जो सोमनाथ लाहिरी ने कहा था ना, वो कुछ गलत नहीं था. Kudos. Being the chief of the assembly, even Nehru accepted it, that yes, it was happening. But he emphasized, यहाँ पे जो but है ना नेहरू जी का, वो emphasized करता है. You must not ignore the source from which the assembly derives its strength. अरे ये जो 300 लोग आए हैं ना, ये कहाँ से आए हैं भाई साहब? ये 300 लोग आए हैं उस पब्लिक वोटिंग से, जनरल इलेक्शंस से, उन इलेक्शंस से आए हैं. गवर्नमेंट्स डू नॉट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स. गवर्नमेंट पेपर से नहीं बनती है. गवर्नमेंट इन फैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल. लोगों की जो विल होती है ना, उसके एक्सप्रेशन होती है गवर्नमेंट. ही वेरी क्लियरली सेड कि हम यहाँ पर हैं तो हम लोगों के ताकत के कारण हैं. लोगों ने हमें यहाँ भेजा है, इसलिए हम यहाँ पर हैं. हमसे लोग नहीं है, जनता से हम हैं. That's what he said. And he also said कि हम जहाँ तक हमें जनता सपोर्ट करेगी, हम इतने दूर जाएंगे. We will very well go and have a jolly good time making the constitution and forming the government of India without any conflicts. At least we'll try that. और एक चीज़ और कही इन्होंने, जब तक लोगों की विश होगी, इच्छा होगी, वी विल बी देयर. जिस दिन लोगों ने हमें त्याग दिया, हम छोड़ देंगे. सो दिस वॉज समथिंग दैट वी नो, एंड देयरफॉर वी शुड कीप वन थिंग इन माइंड कि भैया हम यहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक द्वारा भेजे गए लोग हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. पब्लिक की जो इच्छा होगी हम तब तक वही करेंगे. जिस दिन उनकी इच्छा नहीं हो जाएगी, हम चले जाएंगे. अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस ये रखे गए थे कि जो लोग हैं उसके मेंबर्स हैं, और जो लोग इंडिपेंडेंस के वॉर में आए हैं, उन लोगों की बातें रखी जाए. दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेंड्स. डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये जो पिलर्स थे ना, ये ब्रिटिशर्स एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स में काफ़ी हद तक इंडियंस के पार्ट बन के रह गए थे. एंड ये काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइजिव भी हो गए थे, क्योंकि इट वॉज रियली समथिंग दैट वॉज नाउ इन द ब्लड्स ऑफ आवर्स. हम लोग अब समझ गए थे इक्वालिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सब साथ में चलना क्या होता है. तो वो चीज़ें हमारे पास आ गई थी. इसके बाद में 19th सेंचुरी में इंडिया में थोड़े चेंजेस आने लगे थे. सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह आने लगे थे, समाज सुधारक. चाइल्ड मैरिज को अपोज करना शुरू करा, विडो रीमैरिज अलाउ करना शुरू करा. ये सारे न्यू फ्रेम्स इन द सोसाइटी आने लगे थे. हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद साहब, इन्होंने कैंपेन चला था हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने का, बिकॉज ही वॉन्टेड रिलीजन्स टू बिकम मोर जस्ट. धर्म इंसान से है, धर्म से इंसान नहीं है. धर्म के अंदर ऐसी कोई चीजें नहीं होना चाहिए जिससे इंसान बाध्यता या एक तरीके का सफोकेशन फील करे. आई रिमेंबर गिविंग these lines every year to all my students. दोस्तों, one should go ahead and confine into a religion. आप उस धर्म की तब तक उपासना करो जब तक वो धर्म आपको एक सिंगुलैरिटी दे रहा है, जब तक आप उसमें कंफर्टेबल हो. जहाँ पे धर्म में आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो बाध्यता या सफोकेशन की फीलिंग देती है, वहाँ पे फिर इंसान धर्म से दूर भागने लगता है. स्वामी विवेकानंद यही चीज़ बोलने चाहते थे. फिर आते हैं ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुले डिप्रेस क्लासेस के लिए वर्क करने लगे थे. आई एम जस्ट ट्राइंग कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस टाइप के लोगों की ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बनाई गई थी. कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे,
ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, किसान भाई थे, जो भी थे, सब के सब इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस डिमांड कर रहे थे। उस वक्त था इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? साथ में खड़े होकर खाना खाना? नहीं यार, इक्वालिटी इज समथिंग दैट इज एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। समाज में एक इंसान को प्रॉपरली जीने की कंडीशंस मिल रही है, समाज में एक इंसान के पास प्रॉपरली काम करने के लिए, अगर आजीविका के लिए अगर पैसा है, तो दोस्तों एक चीज़ कंफर्म है, वो अपने आप को इक्वल समझेगा। आप किसी डिप्रेस क्लास वाले को इक्वल किस तरीके से नहीं बना सकते हो, आप उसको ये सब चीज़ें। तो अब ये सारी चीज़ें इंडिया में चल रही थी, और जो नेशनल मूवमेंट चला था एक गवर्नमेंट के खिलाफ जो ऑप्रेसिव थी, और डेमोक्रेसी और जस्टिस के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था, सिटीजन्स राइट्स और इक्वालिटी के लिए चल रहा था, वो नेशनल मूवमेंट हुआ था दोस्तों। हम आज़ादी की लड़ाई को, इसलिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब, स्वराज का मतलब हर सोसाइटी के लिए अलग अलग था। जब हर सोसाइटी के लिए, हर कास्ट के लिए, क्लास के लिए स्वराज का मतलब डिफरेंट था, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट रहेगी, एस्पिरेशंस भी डिफरेंट रहेंगे। सो अगर एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशंस अलग अलग होंगे तो लोगों के लिए स्वराज का मतलब ही बदल गया था दोस्तों। और हर किसी के लिए जब स्वराज का मतलब बदल गया है, तो फिर वो जब स्वराज प्राप्त कर लेगा, इंडिपेंडेंस आ गया है, तो फिर वो अपने हिसाब से फिर उस चीज़ को इनकलकेट करना चाहेगा सिस्टम में। दिस वॉज बेसिकली द आइडियोलॉजी बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट. Freedom movement was not just against the Britishers, many times it was against the bad practices, against a class, caste, creed or a group of people. बहुत बार आज़ादी का जो आंदोलन था ना, लोगों का सिर्फ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं था, वो आंदोलन कुछ बेसिक रूढ़िवादी सब कुछ नियमों के खिलाफ भी था। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही थी। In fact, as the demand for representation grew, British had been forced to introduce a series of constitutional reforms. सही बात भी है, हम लोगों ने इंडिया में जब हम लोगों ने एक डिमांड रखना शुरू करी थी कि हमको आपने जो गवर्नमेंट बनाई है उसमें एक पार्ट दो, हमने जब ब्रिटिशर्स को बोला, उनको हमारी बात पे मजबूर होके कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े। एग्जाम्पल, बहुत सारे एक्ट आए थे, 1909, 1919, 1935, बहुत सारे एक्ट्स आए थे, लेकिन फ़र्क ये था कि जितने भी एक्ट्स आए थे ना, इनमें इंडियन वांट्स को उतना इनकलकेट नहीं कर रहे थे, बट इंडियन पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। रोलेट सत्याग्रह में इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें इंडियन पार्टिसिपेशन था ही नहीं। उसके बाद उन्होंने जो करा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आया, उसमें इंडियन पार्टिसिपेशन था। तो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा वहां पे चेंज आ रहे थे। सबसे पहले अगर हम देखें, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 1919 में बना था। अगर हम बात करें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 1919 रोलेट एक्ट के बाद में बनता है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना था जिसमें इंडियंस को थोड़ा पावर दे दी गई थी कि अब वो एक एरिया के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, मतलब एक जोन का रिप्रेजेंटेटिव नेता इंडियन हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का आया था, उसके अंदर भी यही चीज़ हुई थी। 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे और ये 1935 एक्ट के थ्रू हुए थे, तो कांग्रेस आई थी। 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस कांग्रेस जीत के ले गई थी भैया, एंड दैट वाज मेड बाय, ऑल्दो इट वाज मेड बाय फॉरेनर्स, लॉर्ड एओ ह्यूम एंड ऑल, बट नाउ इट वाज अ नेशनलिस्ट पार्टी। इंडियंस अपनी पहचान वहाँ पे दिखाने लग गए थे। अगेन अगर मैं देखूँ आपको, तो हमको ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बीच में जो टाइम स्पैन है उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। इट वॉज ऑल अ सिंगल थिंग, वो पूरी चीज़ एक ही वाक्य में चल रही थी दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले जो रिस्पॉन्स हुआ था वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हुआ था 1909, 1919, 1935, लेकिन ये डायरेक्टली इंडियंस द्वारा डिबेटेड नहीं होते थे क्योंकि ये बनते थे लंदन में। उसके बाद में कॉलोनियल गवर्नमेंट उसको इनैक्ट कर देती थी, लो भैया ये है, टेक इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम समवन यू लव, वो एक चीज़ हो रही थी।
इलेक्ट्रेट जो आया था प्रोविंशियल बॉडीज 35 जो 1935 के इलेक्शंस हुए थे उसमें जो प्रोविंशियल बॉडी का जो इलेक्ट्रेट बना था दोस्तों उसके अंदर इंडियंस की जो प्रेजेंस थी वो बढ़ती जा रही थी। पहले 10-15% लिमिटेड थी, बाद में ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का जो फंडा होता है ना एडल्ट वोटिंग वगैरह वो सब तो कुछ था ही नहीं दोस्तों, इट वाज ऑल एवरीथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन 1935 में जो लेजिस्लेचर बना था इट वाज वर्किंग अंडर द गवर्नर। 1946 13 दिसंबर में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट सवरन रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनना था वो विजन था जवाहरलाल नेहरू का। हालांकि लोग उसको ओपोज कर रहे थे, काफ़ी रिडंडेंसी आ रही थी, पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट, बट स्टिल समवेयर समहाउ द प्लान एंड द विजन ऑफ नेहरू वॉज दैट कि हमको पहले इंडियंस की उपस्थिति अपने देश के डिसीजंस को लेने के लिए बढ़ानी है। एक बार हम वो कर लेंगे फिर हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते रहेंगे। हमको जनता ने भेजा है ना, हमको सुनना जनता की है। उनको लगेगा जिस दिन कि हम उनके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं हमें हटा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। सो दैट वाज व्हाट वाज नेहरूज विजन। ही वाज ट्राइंग टू बी अ स्टेप अबव देन व्हाट वाज गोइंग ऑन। मतलब पचड़ों में नहीं पड़ना है, एक बिग पिक्चर देख के चल रहे थे। आशा करता हूँ आपको अब ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय।